प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग, एस कॉलेज देवघर। छात्रों, आज हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया। हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा में मूल्य वृद्धि के कारण प्राय पूछे जाते हैं और लोग इसका उत्तर रट कर देते हैं। छात्रों, यह रटना नहीं है, आप अपना बेसिक कंसेप्ट पहले तो यह समझिए कि आखिर यह मूल्य वृद्धि है क्या। मूल्य वृद्धि का हम दो दृष्टिकोण से अध्ययन कर सकते हैं, या यूं कहें कि मूल्य वृद्धि को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक, वस्तुओं और सेवाओं का कीमत बढ़ जाना। दूसरा, मुद्रा का मूल्य घट जाना, अर्थात परचेजिंग पावर ऑफ मनी का कम हो जाना। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्यों कम हो गया? क्यों कम हो गया? इसलिए कम हो गया कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ गई। जो 10 रुपये की कलम थी वो 20 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 का कलम 20 में मिल रहा है। 10 रुपये में इतनी ताकत थी जो एक कलम खरीद लेता था। अब उसी कलम को खरीदने के लिए 10 रुपये और देते हैं, अर्थात 20 रुपये देते हैं, तब वो कलम खरीदता है। कलम तो वही है। 1 केजी घी हम कभी 90 रुपये में खरीदते थे, और वही 1 केजी घी आज 400 रुपये में खरीद रहे हैं। तो घी तो वही है, किलोग्राम भी वही है, आखिर उसके लिए ज्यादा पैसे क्यों देना पड़ रहा है? इसका दो बात है कि घी का कीमत बढ़ गया। घी का कीमत क्यों बढ़ा? तो मुद्रा का खरीदने की शक्ति घट गई। इसीलिए हम इसको दो अर्थ में ले सकते हैं कि मूल्य वृद्धि का मतलब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि, या फिर रुपया का, मुद्रा का क्रय शक्ति में कमी। तो छात्रों, जब मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो रही हो या फिर वस्तुओं और सेवाओं का कीमत बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहेंगे। एक साधारण सा उदाहरण से आप इसको देख सकते हैं कि एक टेबल जिसे हम रोज उठाते थे और झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन आज उसी टेबल को जब हम उठाते हैं तो अकेले नहीं उठता है, हम किसी और को बुलाते हैं और तब उस टेबल को उठाते हैं। टेबल वही है, हम अकेले उठाते थे और आज हम एक आदमी को और बुलाते हैं तब टेबल को उठाते हैं। इसका मतलब दो हो सकता है, या तो टेबल का वजन बढ़ गया या हमारा पावर कम हो गया। तो टेबल का वजन तो नहीं बढ़ा है, इसलिए नहीं बढ़ा है कि टेबल तो वही है, हम कमजोर हो गए। तो इसको हम इस रूप में ले सकते हैं कि वस्तु तो वही है, वाट भी वही है, रुपया कमजोर हो गया। 1 रुपया में एक कलम खरीद लेते थे, आज उसी कलम को खरीदने के लिए 2 रुपये दे रहे हैं।
इसका मतलब कलम वही है, रुपया का क्रय शक्ति घट गया, खरीदने की शक्ति घट गई। तो मुद्रा का क्रय शक्ति का घट जाना मुद्रास्फीति कहलाता है, और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। वस्तुओं का मूल्य बढ़ा क्यों? तो मुद्रा का क्रय शक्ति घट गया। मुद्रा का क्रय शक्ति क्यों घट गया? तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ गई। सामान्य सी बात, इसको बहुत ज्यादा उहापोह बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मूल्य वृद्धि है क्या। अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। सीधी सी बात है, इसके भी दो एस्पेक्ट, एक की पूर्ति और दूसरा है मांग। तो अगर मांग कांस्टेंट है, अस्थिर है, और पूर्ति घट रहा है, स्कार्सिटी होगा, मूल्य बढ़ेगा। दूसरी ओर पूर्ति अस्थिर है, कांस्टेंट, और मांग बढ़ रहा है, तो पूर्ति तो उतना ही है लेकिन मांग ज्यादा हो गया ना, ये बढ़ी हुई मांग मूल्य को बढ़ा देगा। तीसरी जो स्थिति बनती है वो बहुत ही भयंकर है। एक और पूर्ति घट रही है और दूसरी ओर मांग बढ़ रही है, तो यह विचित्र स्थिति बनती है, और यह स्थिति बहुत ही अधिक मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो छात्रों, हम लोगों ने देखा कि मूल्य वृद्धि के पीछे दो महत्वपूर्ण कारणों का हाथ है, एक मांग पक्ष का और दूसरा पूर्ति पक्ष का। तो जिन जिन कारणों से मांग बढ़ रहा हो, उन सारे कारणों को अगर आप लिख देते हैं तो मुद्रास्फीति का, मूल्य वृद्धि का कारण हो जाएगा। दूसरी ओर जिन जिन कारणों से पूर्ति में कमी होती है, पूर्ति घट रहा होता है, उन सबको लिख दीजिए, मुद्रास्फीति का कारण बन जाएगा। अब आप सोचें, रटने की कोई जरूरत नहीं, आप सोचिए कि क्यों पूर्ति घट रही है, किन किन कारणों से पूर्ति घट रही है, एक एक कर गिन करके लिखते जाइए, मुद्रास्फीति का कारण हो जाएगा। फिर वहीं दूसरी ओर यह सोचिए कि लोगों की मांग क्यों बढ़ रही है। जिन जिन कारणों से लोगों की मांग बढ़ रही है, उन सारे कारणों को लिख दीजिए, मुद्रास्फीति का कारण हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम कुछ कारणों को बताते जाते हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर लिखते हैं तो मुद्रास्फीति के कारण में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है मुद्रास्फीति का जनसंख्या वृद्धि। छात्रों, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या संसाधनों को बढ़ाती नहीं है, बल्कि संसाधनों को कम कर देती है। हमारी जमीन उतना ही है, हमारे यहां स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, जनसंख्या बढ़ गई। तो जितनी जनसंख्या बढ़ी है और कुछ भी नहीं मांग हो, लेकिन जो हमारा प्राइम नीड, बेसिक नीड, वो तो होगा ही। भोजन, वस्त्र और आवास, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसकी तो मांग बढ़ेगी। तो जब भोजन, वस्त्र और आवास की मांग बढ़ेगी तो संसाधन तो उतने ही, मांग अधिक होगी।
मूल्य बढ़ जाएगा। इस तरह से ये तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे संसाधनों को कम कर दे रहा है, अर्थात मांग को बढ़ा दे रहा है। मांग बढ़ता है और मूल्य बढ़ जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है हमारा, वो है लोगों की आय में वृद्धि। छात्रों, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन और अब आप देख रहे हैं 7th पे कमीशन, 7वां वेतन आयोग। तो यह जो वेतन आयोग है, यह वेतन को तो बढ़ा देता है लेकिन संसाधन नहीं बढ़ाता। आप इतिहास को देखें, इतिहास गवाह है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट रेगुलेशन, आप देखें उसे गौर से, वो पेमेंट नहीं बढ़ाते थे, वो संसाधन की कीमत को ही अस्थिर रखते थे ताकि हमारा प्राइस जो है वो सही रहे। आज के समय में आप देखते हैं कि हड़ताल होता है, तालाबंदी होती है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बाध्य हो जाता, उसकी कंपल्सन है, मजबूरी है उसकी बात को मान लेना, क्योंकि उद्योग मजदूरों से चलता है और वो मजदूरी बढ़ा देता है। लेकिन आप यह अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी उद्योगपति मजदूरी अपने घर से नहीं देगा। उन मजदूरी को वो मूल्य में, वस्तुओं के मूल्य में शामिल कर देता है और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। और डेरिवेटिव जो प्राइस होता है, मतलब व्युत्पन्न मूल्य, उस वस्तु से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जब इसका मूल्य बढ़ता है तो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका मूल्य बढ़ेगा, और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका मूल्य बढ़ेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि जब वेतन में वृद्धि होती है तो लोगों के आय में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन संसाधनों को उसी मात्रा में, उसी अनुरूप नहीं बढ़ाया जाता। तो जब संसाधनों को उसी अनुरूप नहीं बढ़ाया जाता है तो ऐसी स्थिति में लोगों की आय बढ़ने से उसके परचेजिंग पावर बढ़ते हैं, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, और खरीदने की शक्ति बढ़ने से वो वस्तुओं और सेवाओं का मांग बढ़ा देते हैं। लेकिन बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति तो बढ़ी नहीं, सिर्फ मांग बढ़ गया है, इसलिए मूल्य बढ़ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि लोगों का आय बढ़ना या लोगों की आय में वृद्धि होना मूल्य वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण जो बातें, महत्वपूर्ण कारण है वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। छात्रों, वर्तमान सरकार कल्याणकारी सरकार है, जन कल्याण पर अत्यधिक जोर देती है, क्योंकि सरकारें बनती है वोट से, सरकारें सत्ता में आती है वोट से, और वोट चाहिए उसे तभी सत्ता में आ सकती है, और वोट तभी मिलेगा जब लोगों के कल्याण में वृद्धि हो। तो यह जो वेलफेयर गवर्नमेंट की, वेलफेयर जो कंसेप्ट है, कल्याणकारी जो अवधारणा है, उसमें प्रायः देखा जाता है कि हर वर्ष घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकार द्वारा जन कल्याण के कार्यों के लिए
मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाती है, नोट का निर्गमन हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा नोट का निर्गमन होता है। यह जो अतिरिक्त नोट का निर्गमन है, नोट का जारी करना है, किसी न किसी रूप में यह नोट बाजार में पंप होता है, लोगों के पास आता है और वो लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ा देता है। तो क्रय शक्ति तो बढ़ गया, मांग तो बढ़ा, पूर्ति तो बढ़ा नहीं, जिसके कारण मूल्य बढ़ जाता है। अतः मूल्य बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण डेफिसिट फाइनेंसिंग है, घाटे की वित्त व्यवस्था है, क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण काफी मात्रा में मूल्य बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है चौथा, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। छात्रों, समय समय पर सरकार द्वारा मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है। अब देखिए, मुद्रा की पूर्ति दो तरह से बढ़ती है। एक तो सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा नोटों को जारी करके, नए नोटों को छाप कर। अब दूसरा जो है वो बैंक द्वारा साख सृजन से। तो एक तरफ आप देखें कि केंद्रीय बैंक द्वारा नोट छापना सीधा मुद्रा पूर्ति बढ़ा दे रहा है। दूसरी ओर बगैर मुद्रा छापे भी कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक कई गुना ज्यादा मुद्रा पूर्ति बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति 1 लाख रुपये बैंक में जमा करता है, अगर वो 10% वो रखता है, तो अगले को उसी 1 लाख रुपये जो प्राइमरी डिपॉजिट है उससे वो दूसरे को लोन देता है और 90,000 लोन देता है। और लोन वह पुनः, चूंकि वो चेक के माध्यम से देता है, फिर वह लोन बैंक में आ जाता है और उसका फिर 10% रखता है, फिर लोन देता है, फिर वो बैंक में आ जाता है चेक के थ्रू। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 लाख से वो कई लाख लोन देता है, अर्थात बिना रुपया छापे ये रुपये का पूर्ति बढ़ा देता है। तो इस तरह से देखते हैं कि बैंक द्वारा जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, इस मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से भी मूल्य बढ़ता है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से लोगों का मांग तो बढ़ जाता है, क्रय शक्ति तो बढ़ता है, पूर्ति नहीं बढ़ती। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो है अपर्याप्त कृषि उत्पादन। आप जानते हैं कि जो हमारा कृषि उत्पाद है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो बेसिक नीड्स के अंतर्गत आता है, नेसेसिटीज के अंतर्गत आता है, क्योंकि भोजन हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। अब अगर उसका उत्पादन कम होता है, चाहे वो बाढ़ से हो, ओलावृष्टि से हो, सूखा से हो। अब एक तरफ सूखा हो रहा है, फसल नहीं हुआ, फसल तो नहीं हुआ, लेकिन क्या लोगों को भूख बंद हो गया? क्या लोग अब अनाज का मांग नहीं करेंगे? उसी प्रकार बाढ़ आई, फसल बर्बाद हो गई। क्या फसल बर्बाद होने से लोगों की भूख चली गई? मांग तो है ही, एज यूजुअल है, हो सकता है बढ़ भी जाए, इंक्रीज भी कर जाए, लेकिन हमारी पूर्ति घट रही है, उत्पादन नहीं हो रहा है। चाहे वो बाढ़ से हो, फ्लड हो या ड्रॉट, सप्लाई घट रहा है। तो कृषि उत्पादन का घट जाना पूर्ति में कमी का कारण बनता है, और मांग हमारा अगर उतना भी है तो पूर्ति तो घट गया, इसलिए मूल्य बढ़ जाता है। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में कमी। छात्र, आप जानते हैं कि हमारे देश में, खासकर अगर भारत की बात करें, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सही नहीं है, औद्योगिक संबंध सही नहीं है।
अर्थात इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, औद्योगिक अशांति, मिल मालिक, उद्योगपति और मजदूर के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं, सही संबंध नहीं है। मजदूर चाहता है हम कम से कम काम करें और अधिक से अधिक पैसा लें। लीजर ज्यादा, वर्किंग आवर कम, पेमेंट ज्यादा। ठीक इनवर्स रिलेशन है उद्योगपति का। मिल मालिक चाहते हैं पेमेंट कम, वर्किंग आवर ज्यादा, लीजर कम। तो अब आप देखें, ये विचित्र सी स्थिति बनती है कि मालिक चाह रहा है कि कम से कम पैसे लगे, मजदूरी कम से कम हो और काम अधिक से अधिक हो। वहीं मजदूर चाहता है कि अधिक से अधिक मजदूरी हो और कम से कम काम। ये दोनों के बीच इन बातों को लेकर अशांति होती है। कभी हड़ताल, कभी तालाबंदी, ये चलता रहता है। इन हड़ताल और तालाबंदियों से हमारा उत्पादन तो बंद हो जाता है, लेकिन जो कंजम्पशन है, उपभोग है, वह बंद नहीं होता। उदाहरण के लिए, जूता फैक्ट्री में 1 महीने तक जूता का उत्पादन बंद हो गया। क्या लोगों ने जूता पहनना छोड़ दिया? नहीं। तो जब जूता पहनना नहीं छोड़ा, जब जूता का कंजम्पशन बंद नहीं हुआ, तो फैक्ट्रियां महीनों बंद रहने से पूर्ति तो कम हो जाता है। इस तरह से अगर औद्योगिक उत्पादन कम होता है तो औद्योगिक उत्पादन कम होने के कारण पूर्ति कम होता है और मांग तो कम हुआ नहीं, जिसके कारण मूल्य बढ़ जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि मूल्य वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण है, सातवां, वो है उच्च आयात व्यय। छात्रों, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका कच्चा माल हम विदेशों से मंगाते हैं, जिसका हम मशीन विदेशों से मंगाते हैं। तो जब हम कच्चा माल विदेशों से मंगाते हैं और वो महंगा हो जाता है, अब उससे जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका तो कॉस्टिंग बढ़ेगा, लागत बढ़ जाएगा, और लागत बढ़ने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशों से जब हम वस्तुओं को मंगाते हैं तो उस वस्तु के मंगाने से जो वहां मूल्य वृद्धि हुई विदेशों में, उसका प्रभाव हमारे लागत पर पड़ता है, और जब लागत बढ़ता है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। एक महत्वपूर्ण कारण है मूल्य वृद्धि का, वो है प्राकृतिक आपदा। यूं कहें जैसे अभी ग्लोबल पैंडेमिक है, महामारी है कोरोना। तो इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं। तो इन आपदाओं के दौरान हमारा प्रोडक्शन घटता है, कंजम्पशन नहीं। लोग घर में रहकर भी खाना खाएंगे, घर में रह के भी वस्त्र पहनेंगे। तो सारी वस्तुएं जिसका मांग पहले हो रहा था, मांग अब भी हो रहा है, लेकिन महामारी के दौरान, प्राकृतिक आपदा के दौरान उसकी पूर्ति बाधित हो जाती है। तो जब पूर्ति बाधित होती है, इसका मतलब पूर्ति में ह्रास हुआ, पूर्ति कम हो गया। तो पूर्ति तो घट गया लेकिन मांग तो घटा नहीं, जिसके कारण मूल्य वृद्धि होती है, महंगाई होती है। ये तो वर्ल्ड लेवल पर भी होता है, कोई जरूरी नहीं कि ये भारत की सिर्फ बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं पूरे विश्व स्तरीय होता है और भविष्य में देखा जाता है। अब है
कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, एग्जीबिशन की वजह से हो, पॉपुलैरिटी की वजह से हो, एडवर्टाइजमेंट की वजह से हो, जिसकी मांग विदेशों में काफी होती है। तो जिन वस्तुओं का विदेशों में मांग बढ़ जाता है, इसे हम बाजार का विस्तारीकरण भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले देश भर ही उसका मांग था, अब विदेशों में मांग हो रहा है। तो जब विदेशों में मांग हो रहा है तो इसका मांग हमारा क्या होगा, बढ़ जाता है, लेकिन उस अनुरूप हमारा सप्लाई नहीं बढ़ता, पूर्ति नहीं बढ़ रहा। तो विदेशों में मांग बढ़ने के कारण पूर्ति कम हो जाता है, मतलब पूर्ति है उतना ही, लेकिन मांग की तुलना में पूर्ति कम पड़ जाता है, जो मूल्य वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण बनता है। अब जो है वो है काला धन। काला धन क्या है? छात्रों, वह धन जो कोई व्यक्ति कर के नजर से बचा के रखता है, अर्थात टैक्स छुपाता है, टैक्स के लिए शो नहीं करता है, काला धन कहलाता है। भले ही आप दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, आप चाय बेच करके 2 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं, दिन रात 3 शिफ्ट में चाय बेचते हैं, 3 शिफ्ट में आपका स्टाफ बैठता है, लेकिन आप उस पैसे को अपनी इनकम में शो नहीं कर रहे हो, आप उसका टैक्स नहीं भर रहे हो, तो यह पैसा आपके लिए काला धन होगा। तो छात्रों, इस काला धन को लोग अधिक से अधिक खर्च करना चाहते हैं, ऐसो आराम में खर्च करते हैं। तो चूंकि काला धन से अगर वो घर बनाता है, काला धन से और इस तरह का काम करता है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं फंसने का डर होता है। इसीलिए लोग ना फंसे, अधिक से अधिक व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। तो व्यय करने का मतलब क्या है? मांग करते हैं, तो मांग तो बढ़ जा रहा है। तो काला धन, खासकर अगर भारत की बात करें तो व्हाइट मनी के पैरेलल रन कर रहा है हमारे यहाँ ब्लैक मनी, अर्थात जो हमारा व्हाइट मनी है उसके समानांतर हमारे यहाँ ब्लैक मनी चल रहा है। ऐसी स्थिति में यह काला धन मांग को काफी बढ़ा देता है। मांग तो बढ़ता है, लेकिन इस काला धन के कारण उसी अनुरूप पूर्ति नहीं बढ़ता। इसलिए मांग के अनुरूप पूर्ति ना होना, अर्थात काला धन के कारण पूर्ति से अधिक मांग हो जाना मूल्य वृद्धि का कारण होता है। आप देखें, कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम कह सकते हैं सट्टेबाजी, सटोरी। तो अब क्या है कि जानबूझकर कृत्रिम अभाव पैदा भी किया जाता है। तो कृत्रिम अभाव पैदा करना भी मूल्य वृद्धि का कारण है, और ये कई बार देखा जाता है। कभी आप देखें प्याज की कीमत आसमान छू रही है, कभी आपको लगेगा कि दलहन जो है बहुत कीमत बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्याज खत्म हो गया था। ये 2 बातें हुई होगी, या तो आवश्यकता से अधिक उसका निर्यात हो गया होगा, या किसी ने उसको स्टॉक कर लिया होगा। तो गलत तरीके से स्टॉक कर लेना यही सट्टेबाजी है। ऐसी स्थिति में अब अचानक मार्केट से नमक को स्टॉक कर ले। अब नमक के स्टॉक होने से तुरंत हल्ला होगा कि नमक नहीं है बाजार में, और जब नमक नहीं है बाजार में या एक लोगों को पता चला तो बाहर रास्ते में चलते चलते कई लोगों को बताएगा। अब जिन लोगों को नमक 1 केजी चाहिए
वो अब 5 kg नमक स्टॉक करना चाह रहा है। तो सेम टाइम 5 गुना मांग बढ़ गया, 5 टाइम्स मांग बढ़ जा रहा है। और उधर मार्केट से उसने स्टॉक कर रखा है, माल को शॉर्ट कर लिया। यही बात आप फसल में बारिश होने पर किसानों के लिए यूरिया को देखा जा सकता है। जब बारिश होती है तो सारे किसानों को खेत में एक साथ पानी गिरा है, तो ऐसी स्थिति में सभी किसानों को एक साथ यूरिया की खाद की, रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। और ये बात दुकानदारों को भी पता है। अब दुकानदार स्टॉक कर ले रहा है उसको, वो कहता है ही नहीं, है तो बहुत कम है, और वो रेट बढ़ा लेता है। तो ऐसी स्थिति में यह कालाबाजारी होता है, या यूं कहें कृत्रिम अभाव पैदा किया। अभाव है नहीं, यूरिया है मार्केट में, लेकिन उसे छुपा लिया गया है। तो इस तरह के जो कृत्रिम अभाव पैदा किए जाते हैं, इस कृत्रिम अभाव के कारण भी महंगाई बढ़ती है, मुद्रा बढ़ती है, मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है मूल्य बढ़ने के पीछे, वो है मौद्रिक कारण। अब इन मौद्रिक कारण में है सबसे पहला बैंक रेट। छात्रों, बैंक दर वह दर है जो केंद्रीय बैंक द्वारा व्यावसायिक बैंक से वसूला जाता है, लिया जाता है। तो जब बैंक दर कम होगा, बैंक दर में कमी हो, तो ब्याज दर कम होगा। जब ब्याज दर कम होगा तो जो मुद्रा का जो रेट है वो गिर जाता है। ब्याज है क्या? मुद्रा की कीमत, अर्थात मुद्रा सस्ती हो जाती है। तो जब मुद्रा सस्ती होती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण लेते हैं, और जब ऋण लेते हैं तो कुछ न कुछ मांग करेंगे ही, और मांग बढ़ता है, मूल्य बढ़ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बैंक दर दोधारी तलवार है, दोनों तरफ वार है। एक तो बैंक दर के घटने से लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकों से ऋण ले रहे हैं, और दूसरी ओर जो उनका अपना पैसा है, जिसे वो बैंक में रख रहे थे, जिसे रखना चाहते हैं उसे बैंक में रखेंगे नहीं क्योंकि ब्याज कम है, और जो रखे हुए उसको ज्यादा ज्यादा निकाल रहे हैं। तो एक तो कर्ज भी ले रहे हैं, और दूसरा अपना पैसा बैंक में न जमा करके पास में रखते हैं। दोनों ही स्थिति में लोगों का मांग बढ़ेगा और मूल्य बढ़ जाता है। दूसरा जो मौद्रिक कारण है वो है CRR और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR और कैश रिजर्व रेशियो CRR। ये दोनों का नेचर लगभग समान है, भले अमाउंट में अंतर है। तो CRR और SLR के तहत कभी कभी RBI के द्वारा इसका रेट घटा दिया जाता है। तो CRR और SLR का रेट घटने से व्यावसायिक बैंक को ऋण देने के लिए, कर्ज देने के लिए फंड बढ़ जाता है, और वो अधिक से अधिक कर्ज देता है, और मूल्य, कर्ज देने से लोगों का मांग बढ़ता है और मूल्य बढ़ जाता है। उसके बाद है ओपन मार्केट पॉलिसी या ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाएं की जाती है। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में प्रतिभूतियों को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। तो खासकर देखते हैं कि जब केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, तो ऐसी स्थिति में पैसा चला जाता है लोगों के पास, और जो प्रतिभूति है वो बैंक के पास आ जाता है। तो लोगों के पास पैसा जाते ही उसका मांग बढ़ जाता है, और मांग बढ़ने से
मूल्य बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो बैंक की पॉलिसी है, उस पॉलिसी की वजह से या यूं कहें मौद्रिक नीति की वजह से भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मूल्य बढ़ जाती है। तो छात्रों, हम लोगों ने जो उदाहरण के रूप में जितने कारण को देखा, इन सभी कारणों में दो ही महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, हमने ये देखा कि पूर्ति क्यों घटती है। औद्योगिक उत्पादन घट गया, कृषि उत्पादन में कमी हो गई, प्राकृतिक आपदा हुआ, महामारी हो गया, हड़ताल हो गया, तालाबंदी हो गया, विदेशों में अत्यधिक निर्यात कर दिया गया, लोगों के द्वारा जो वस्तुएं हैं उसका संग्रह कर लिया गया, अर्थात कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया गया। इन सब कारणों से वस्तुओं की पूर्ति घट रही है और ये मूल्य वृद्धि का कारण बनता है। दूसरी ओर जो हम देखते कि लोगों की आय बढ़ रही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के तहत सरकार नोट छाप रही है, आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी गई, आरबीआई के द्वारा एसएलआर में कमी कर दी गई, आरबीआई के द्वारा सीआरआर में कमी कर दी गई, ओपन मार्केट पॉलिसी जो है वो चेंज हो गया, ऑपरेशन चेंज हो गया। तो इन सब चीजों में हमने ये देखा कि बाजार में अत्यधिक मुद्रा की पूर्ति हो रही है और लोगों का मांग बढ़ रहा है। तो मांग बढ़ा, मूल्य बढ़ा। तो इस तरह से हमने देखा कि वस्तुओं की पूर्ति में कमी होना मूल्य वृद्धि का कारण है और वस्तुओं की पूर्ति में कमी होना और लोगों की मांग में वृद्धि होना, ये दो महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति का मूल्य वृद्धि का कारण है, जिसके इर्द गिर्द सारे कारण चक्कर लगाता है। तो इस तरह से रटने की बात नहीं है। किसी भी परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, आपको मेंस में लिखना हो या सामान्य अध्ययन में लिखना हो, आप इन चीजों को अगर इस प्रकार से लिखते हैं, कंसेप्चुअल नोट देते हैं, तो नंबर भी अधिक आएगा, आपको रटने की भी झंझट नहीं रहेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।